क्या ओरल सेक्स माउथ कैंसर को ओरल सेक्स से कैंसर होता है? जो हम सुबह उठ के पहले एक टाइम ब्रश करते हैं वो 100% रॉन्ग है। अब तक के आपके 22-23 साल के करियर में आपका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस क्या रहा है? लड़कियां बहुत आई हैं जो कहीं ना कहीं से मुझे रोकी हैं मेरे लाइफ में आगे जाने के लिए। बहुत से डॉक्टर जानबूझ के इम्प्लांट में कन्वर्ट करते हैं जबकि वो दांत आरसीटी से सही हो सकता है। ईश्वर द्वारा दिया गया दांत कभी भी अच्छा होता है आपके आर्टिफिशियल टीथ से। हेल्दी टीथ अगर रखना है तो आपको खाना खाने के बाद ब्रश करना है। लोग क्या करते हैं, पहले ब्रश करते हैं फिर खाना खाते हैं। जो ये वाइटनिंग टूथपेस्ट होता है ये यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जैसे मुंह में दांत दिखे वैसे ही ब्रश कराइए। तो पहला मुंह में दांत 6 महीने में आता है, दूध का दांत। अब 6 महीने के बच्चे को तो ब्रश नहीं करा सकते। तो क्या आरसीटी कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि इसका एक डिसएडवांटेज है? इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जितना आपका सपोर्ट मिलेगा उतना ही बड़ा ये चैनल होगा। जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर और प्राइम गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे, ताकि हम आपको और बेटर वैल्यू दे पाए। क्या आपको पता है कि अगर आप अपनी ओरल हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे तो आपको ओरल कैंसर भी हो सकते हैं, लेकिन उस ओरल कैंसर को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है अगर आप उसको प्री कैंसर स्टेज पर पकड़ लो। अभी प्री कैंसर स्टेज होती क्या है, आज के पॉडकास्ट में आपको इसका पता चलेगा। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे MDS, जिन्होंने अपने 22 साल के डेंटिस्ट प्रैक्टिस में लगभग 35,000 मरीजों का सफल इलाज करके उनको उनकी मुस्कान लौटाई। पूर्वांचल की बेस्ट डेंटल क्लिनिक के लिए इन्हें पद्मश्री स्वर्गीय मीका सिंह द्वारा भी अवार्ड मिल चुका है। ये 2 बार गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के इंडियन डेंटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इनको पूर्वांचल का स्माइल मेकओवर भी कहा जाता है। आज हमने इनसे समझने की कोशिश करी है कि ओरल हेल्थ क्या है, इनको अपनी डेली लाइफ में हम कैसे अपनाएं, और बहुत सारी ओरल समस्याओं का समाधान भी आपको मिलेगा। सो एंजॉय द फुल पॉडकास्ट। मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि आपने डेंटिस्ट डॉक्टरी का लाइन ही क्यों चुना? नहीं, डॉक्टरी का लाइन नहीं चूज़ करना था मुझे। मेरे बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि मैं डेंटिस्ट ही करूँगा। मुझे MBBS था। सारे डेंटिस्ट जितने भी बनते हैं हमको लगता है इस देश में, वो डेंटिस्ट ही नहीं चूज़ करते हैं, वो हमेशा MBBS के प्रयास में रहते हैं। पर कुछ कारणवश जो सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, या इतने सारे स्टूडेंट्स, जैसे 25 लाख इसी वर्ष नीट का एग्ज़ाम देने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन इतने सारे कॉलेजेस नहीं हैं, इतने सारे सीट्स नहीं हैं, बच्चों के अपने सपने पूरे नहीं होते हैं। तो इस वजह से अब जो मिले वो कर लेता है आदमी। तो हमको डेंटिस्ट ही मिला, तो हमने डेंटिस्ट ही ये सोच के किया कि अब चलो जो मिल गया उसमें ही बेस्ट किया जाए। तो डेंटिस्ट ही अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन ब्रांच है। डेंटल का ट्रीटमेंट, जैसे कार्डियक सर्जन कार्डियक इलाज करेगा, आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आँख का डॉक्टर खाली आँख का इलाज करेगा, हड्डी का डॉक्टर हड्डी का इलाज करेगा, उसी तरह डेंटिस्ट्री में ये स्पेशलाइजेशन अपने आप में कि हम डायरेक्ट डेंटल का इलाज करेंगे और कोई भी दूसरे फील्ड का डॉक्टर डेंटिस्ट्री का इलाज नहीं करता है। तो ये हमारे लिए अच्छी है। तो इसलिए डेंटिस्ट्री अब मेरा ब्रेड एंड बटर है, मेरे लाइफ है, मेरा शौर्य, जो भी नाम फेम पैसा रुपया सोशल जो भी मेरा बैकग्राउंड है सब मेरा डेंटिस्ट्री से है। तो नाउ आई एम वेरी हैप्पी विथ माय डेंटिस्ट्री। सर आई थिंक 2003 से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, 2022 वर्ष हो गया मुझे। 2025 चल रहा है, 22 वर्ष हो गया मुझे। 2003 से ही मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2002 में मैंने अपना BDS कंप्लीट किया। सर अभी तक आपने कितने मरीजों का लगभग अप्रॉक्स कुछ आंकड़ा हो तो? हाँ, इन 22 वर्षों में लगभग मैंने 32 से 35 हज़ार मरीज किया होगा मैंने कम से कम। और उसमें सबसे ज़्यादा तो मैंने RCT किया है। ओके, RCT का बता दे, वो तो सभी सर पे आएंगे। वो एक रूट कैनाल थेरेपी होता है, राइट सर? रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है। हाँ, ओके। दांतों को बचाने के लिए अक्सर लोगों की लापरवाही की वजह से दांत सड़ जाते हैं, और न जानकारी होने की वजह से वो पेशेंट जो है उसका इलाज नहीं करा पाता कि कहाँ जाए। अपना होम रेमेडीज होम का इस्तेमाल करता रहता है, स्पिरिट लगाता है, नेल पॉलिश लगाता है। हमारे यूपी में तो मनार का दूध लगाते हैं लोग उसी में, वो दांत को कि हमारा इम्यूनिटी अच्छा है, वो दांत सही हो जाएगा। लेकिन जो कैविटी होती है वो सही नहीं होती है, फिर वो डीप चला जाता है। तो डीप चला जाएगा तो उस केस में या तो दांत को उखाड़िए या तो RCT करिए। तो RCT सेकेंड स्टेप है, मतलब लास्ट सेकेंड स्टेप है दांत को बचाने का। अगर ये नहीं करना है तो फिर दांत निकालना पड़ता है। मैं एक भी दांत निकालने का मेरा औचित्य नहीं बनता है, न मेरे एम में है। जितना हो सके कंजर्वेटिव अप्रोच रखिए, जितना हो सके बचाने का काम करिए। दांत निकालना कहीं से भी उचित नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि वो दांत टेढ़ा ना हो, वो दांत ग्रेड 3 मोबिलिटी का ना हो, तभी ही निकालना है। अदरवाइज अगर बचता है तो उसको बचाना चाहिए, क्योंकि कुदरत के द्वारा दिया गया, ईश्वर के द्वारा दिया गया दांत ह्यूमन द्वारा प्रोवाइड दांत से
हमेशा अच्छा होता है। सर एक मैं पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें बता रहे थे कोई सेलिब्रिटी थे, टाइम वो थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो बोले कि इसको आरसीटी कराना पड़ेगा, और वो सारे दांतों का आरसीटी किया और सारे दांतों का कैप, ज्वाइंट कैप लगा दिया। जब वो सेकंड डॉक्टर के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि ये आपने क्या करवा दिया, इसमें तो आपने ज़्यादा पैसे भी लगवा दिया, अब इसको सारे को निकाल कर इम्प्लांट करना पड़ेगा। तो क्या आरसीटी कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि इसका डिसएडवांटेज है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा। डेंटिस्ट्री में एक थोड़ा सा दिक्कत है, लोगों को बुरा ना लगे, मेरे डेंटिस्ट मित्रों को, जो जिस फील्ड में महारत है, जैसे किसी को इम्प्लांट आता है तो वो इम्प्लांट ही करने के पीछे पड़ता है, जबकि जिस डॉक्टर ने आरसीटी किया था और कैप लगाया था, हाँ, वो एक साथ लगा दिया है, तो उसने भी कुछ सोचा होगा, मेडिकल के हिसाब से उसके प्रोटोकॉल में वो आया होगा, तो उसने उस हिसाब से इलाज किया होगा। आरसीटी किया तो हम उस कैप को निकाल के देख सकते थे दांतों की कंडीशन क्या है, और छोटे से छोटा दांत भी अगर मुंह में है तो उसको आरसीटी करके उसको बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसको निकाला जाए। लेकिन अब वो दूसरे डॉक्टर के पास गई तो वो तो अब इम्प्लांटोलॉजिस्ट होगा, वो इम्प्लांट करता होगा, तो उसने जानबूझ के उसको मोटिवेट करने की कोशिश किया होगा। हो सकता है कि सही में उसको आवश्यकता हो, ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि अब मैं उस केस को जानता नहीं हूं। सही में आवश्यकता हो इसलिए उस डॉक्टर ने बोला होगा कि नहीं, इसका इम्प्लांट करवाइए। परंतु बहुत से डॉक्टर, हम जहां तक जानते हैं, बहुत से डॉक्टर जानबूझ के इम्प्लांट में कन्वर्ट करते हैं, जबकि वो दांत आरसीटी से सही हो सकता है। ईश्वर द्वारा दिया गया दांत कभी भी अच्छा होता है आपके आर्टिफिशियल टीथ से। तो आप थोड़ा सा भी दांत बचने लायक हो तो उसको बचाना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर मुझे हेल्दी टीथ चाहिए तो मुझे क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, हेल्दी टीथ के लिए मैं रामबाण एक इंस्ट्रक्शन देता हूँ। हेल्दी टीथ अगर रखना है तो आपको खाना खाने के बाद ब्रश करना है। लोग क्या करते हैं, पहले ब्रश करते हैं फिर खाना खाते हैं, मतलब पहले झाड़ू मारते हैं फिर गंदा करते हैं और फिर गंदा रख के घूमते हैं। अगर आप अपने दांत को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप पहले नाश्ता करिए फिर ब्रश करिए, लंच करिए ब्रश करिए, डिनर करिए ब्रश करिए, और रात भर अगर आप सोए हैं तो 8 घंटा आपका दांत साफ है। फिर सुबह उठ के खाली हाथ मुंह धो के मुंह में पानी डाल के कुल्ला करने के बाद आप नाश्ता कर सकते हैं और उसके बाद फिर ब्रश करना है। मतलब आपका हमेशा दांत साफ रहेगा ऐसे। और जिस पद्धति से हम लोग करते आ रहे हैं आज तक के, वो पद्धति से कभी भी दांत साफ नहीं रहता। क्योंकि हम बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, सुबह जब आपके घर पे आते हैं आप उनको बोलते हैं चाय लीजिए या बिस्किट लीजिए, तो बोलते हैं नहीं नहीं अभी हमने ब्रश नहीं किया है। मतलब वो ब्रश इसीलिए करते हैं कि उनको खाना होता है। अगर खाना नहीं रहता तो ब्रश नहीं करते। तो अगर खाना है और तुम उसके पहले ब्रश कर रहे हो और फिर खाना है तो फिर वो गंदा ही हो गया ना, फिर ब्रश करने का फायदा ही क्या हुआ। तो आप खा के ब्रश करिए, खा के ब्रश करेंगे तो आपका दांत हमेशा साफ रहेगा, लंच टाइम तक के दांत साफ रहेगा। डिनर में रात को 8 बजे तक दांत, मतलब 8 घंटा वो साफ, 13 घंटा दांत साफ रहेगा। तो इस हिसाब से आपका दांत, अगर हम परसेंटेज वाइज काउंट करें, जो हम सुबह उठ के पहले एक टाइम ब्रश करते हैं वो 100% रॉन्ग है। अगर हम 2 टाइम ब्रश भी कर लेते हैं मिनिमम, मतलब दोपहर में कोई ऑफिस है, स्कूल में है, कोई अपने ड्यूटी में है तो नहीं कर पाता है, स्टूडेंट है तो स्कूल कॉलेज में है तो नहीं कर पाता है, तो कम से कम वो 2 टाइम करता है, मतलब सुबह खाने के बाद और रात को खाने के बाद ब्रश करता है, तो 66% का सुधार हो जाएगा। जब वो कुछ भी न, मतलब 100% रॉन्ग करके अपने दांत को 50 साल 60 साल चला सकता है, तो 66% का करेक्शन करके वो अपने दांत को कितना साल चला सकता है। तो ये एक कैलकुलेशन है कि खाने के बाद ब्रश करिए, पहला काम। दूसरा, फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिए। फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट होना चाहिए। कैविटी को, और दांत एक बार घिस जाता है तो वो रीमिनरलाइज नहीं, मतलब वापस के करेक्शन नहीं हो पाता, उसका रीमिनरलाइजेशन होता है। वो रीमिनरलाइजेशन फ्लोराइड के थ्रू होता है। फ्लोराइड आएगा तभी वो दांत चलता है। तो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना है, प्लस सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश यूज करना है। सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश यूज करना है और वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रश करना है, ना कि ऐसे ऐसे करना है। हमारे दांत ऐसे सीधे सीधे रहते हैं, हमको ऐसे ऐसे ब्रश करना है, ना कि ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे नहीं करना है, वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रश करना है ताकि दांतों के बीच की भी सफाई हो सके। इस चीज का ध्यान देना है। प्लस डेंटल फ्लॉस का यूज करना है, प्लस टंग क्लीनर का यूज करना है। टंग क्लीनर लोग नहीं यूज करते हैं, स्क्रैप करके टंग को क्लीन करना, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है। साल में एक बार कम से कम डेंटिस्ट को विजिट करना है, ये बहुत जरूरी है। तभी वो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को देख सकता है और वक्त पे आपका इलाज कर सकता है। कम पैसे में, छोटे से काम में आपका दांत सही हो सकता है। रात का ब्रशिंग जो है वो कितना इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोग नहीं करते। नहीं, रात का ब्रश बहुत जरूरी है। जो हमारे ओरल कैविटी में जो माइक्रोबियल फ्लोरा है, वो सेकंड लार्जेस्ट माइक्रोबियल फ्लोरा हमारे ओरल कैविटी में होता है। 3,000 ज्यादा स्पेसीज के बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईस्ट सब हमारे स्टमक में होता है, जीआईटी ट्रैक्ट में होता है। और 700 स्पेसीज के कम से कम
बैक्टीरिया हमारे मुंह में होता है। तो अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो उसमें फूड लॉजमेंट रहता है, फूड स्टिक रहता है उसके अंदर, तो वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने का चांसेस रहता है और अनफेवरेबल बैक्टीरिया वहां ज्यादा जब ग्रोथ करेंगे, मतलब फेवरेबल बैक्टीरिया भी होते हैं, अनफेवरेबल भी होते हैं। फेवरेबल हमारे लिए जरूरी है, लेकिन अनफेवरेबल बैक्टीरिया का जब ग्रोथ होगा तो वहां कैविटीज बहुत तेजी से होगा। एक स्टीफन्स कर्व होता है हमारे डेंटिस्ट्री में। स्टीफन्स कर्व का क्या मतलब होता है कि अगर आपने खाना खाया तो किसी भी खाने का मेटाबॉलिज्म होता है और मेटाबॉलिज्म का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो या तो एसिड होगा या तो अल्कोहल होगा। कोई भी खाना आप या कोई भी चीज़ सड़ रही है तो उसका लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है वो या तो अल्कोहल या तो एसिड। तो जब एसिड और अल्कोहल अपने दांत के ऊपर चिपकेगा तो दांत में से जो कैल्शियम है वो डीकैल्सीफाई हो जाता है, कैल्शियम निकल जाता है। तो ये जो प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो हाफ एन आवर के बाद स्टार्ट हो जाती है। मतलब अगर आपने खाना खाया और आधे घंटे बाद ब्रश किया तो उस ब्रश करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब आपको खाना खाने के आधे घंटे से अंदर अगर ब्रश करते हैं तभी फायदा है उसका, तभी आपका एसिड और अल्कोहल का जो अटैक है वो उससे आप बच सकते हैं और कोई फूड उस पर स्टिक नहीं है, तभी कैविटी नहीं होगी। अगर आप आधे घंटे बाद करते हैं तो आपका करना न करना वो बेकार है। जो ये व्हाइटनिंग टूथपेस्ट होता है ये यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। क्या होता है, बहुत से लोग कॉफ़ी ड्रिंक करते हैं या कुछ स्टेन वाले प्रोडक्ट जैसे कोल्ड ड्रिंक, कुछ चॉकलेट्स, ऐसे स्टिकी चॉकलेट्स रहते हैं जिसकी वजह से स्टेन डिपॉजिट हो जाता है। स्टेन को हटाने के लिए व्हाइटनिंग टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो हर एक टूथपेस्ट में एब्रेसिव होता है। मतलब व्हाइट करने का, व्हाइट कैसे होगा, कोई भी चीज रगड़ेंगे, साफ करेंगे तभी वो व्हाइट होगा। तो व्हाइटनिंग के लिए जो एब्रेसिव होता है, अगर हम उसको ज्यादा यूज करते हैं तो हमारे दांत का इनेमल घिस जाता है। तो हमको व्हाइटनिंग वाले जो पेस्ट हैं, जो पेस्ट आते हैं, कुछ बहुत सारे पेस्ट में ब्रांड नेम नहीं लूंगा अभी मैं, तो वो बहुत सारे पेस्ट अवेलेबल है मार्केट में। तो उसको हम रिकमेंड करते हैं वंस इन ए वीक और ट्वाइस इन ए वीक, मतलब हफ्ते में 2 बार या 1 बार ही करें। रोज उससे नहीं कर सकते, लालच में न पड़े, बल्कि स्टेन वाले प्रोडक्ट्स को कम खाएं और ये वाले पेस्ट हफ्ते में 1 बार या 2 बार कर लें। बाकी आप अपना नॉर्मल फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट कोई भी आप अपना कर सकते हैं। माउथ वॉश यूज करने के लिए ठीक है? हाँ, माउथ वॉश यूज करना चाहिए। माउथ वॉश जो है डेली नहीं, डेली नहीं कर सकते हैं। किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया या आप खुद भी खाना खा रहे हैं तो माउथ वॉश का इस्तेमाल करना है, लेकिन दिन में 1 ही बार करना है और वो खाना खाने के बाद करना है। और डेली नहीं कर सकते माउथ वॉश, क्योंकि माउथ वॉश जो है एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है। हमारे मुंह के बैक्टीरिया को वो डैमेज कर, लोकल एंटीसेप्टिक है वो, लोकल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है उसकी। तो जब हम उसको कुल्ला करेंगे मुंह में तो हमारे वो बैक्टीरिया डैमेज होंगे, मतलब हमारे फेवरेबल जो हमको चाहिए वो भी डैमेज हो सकते हैं उससे। कुछ लोगों को एलर्जी भी होती है माउथ वॉश की। तो अच्छा, उसमें अल्कोहल कंटेंट माउथ वॉश भी आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, टेस्ट भी बदल जाता है हमारे ओरल कैविटी का। सर हम देखते हैं जैसे जो सेलिब्रिटी लोग हैं सबके दांत और स्माइल बहुत सटीक रहते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है सर? नहीं, सटीक रहने के पीछे डेंटिस्ट ही रीजन है। ओके, डेंटिस्ट ही उसको सटीक बनाता है। जो आप बोल रहे हैं ना, उसको सेलिब्रिटी डेंटिस्ट, सेलिब्रिटी लोगों का इलाज करता है वो। जैसे हमारे यहाँ एक एक्ट्रेस है तब्बू। तब्बू बहुत पुरानी एक्ट्रेस, मेरी फेवरेट भी हैं। और उनकी जो एक पिक्चर है, फर्स्ट मूवी देखेंगे, उनकी मूवी का नाम नहीं याद है पर देवानंद जी के साथ उनकी मूवी थी। फर्स्ट मूवी में उन्होंने काम किया था। उस मूवी में उनके दांतों में देखें बहुत सारे स्पेस थे, लेकिन अब तब्बू की स्माइल बहुत अच्छी है। तो वो कैसे होता है, वो स्माइल डिजाइनिंग होती है। कंप्यूटर असिस्टेड स्माइल डिजाइनिंग। आजकल सॉफ्टवेयर्स इतने एडवांस, डिजिटल डेंटिस्ट्री जो है वो इस पे ही चलती है कि हमारे पास जो पर्सन आ रहा है, जो विजिट कर रहा है, इंपॉर्टेंट पर्सन, उसका हम स्माइल डिजाइन करें, उसको क्या चाहिए, कितना गमी स्माइल है उसका, कितना मसूड़ा दिख रहा है, कितना और दिख रहा है, उसको हम बैठा के उससे डिस्कस करें कि आपको ये दांत इतना बाहर चाहिए, इतना अंदर चाहिए। सारा कुछ जब डिस्कस हो जाता है फिर हम उसका एक टेम्परेरी फ्रेमवर्क बनाते हैं, फिर वो पेशेंट को लगाते हैं। जैसे हम गाड़ियों का ट्रायल लेते हैं, गाड़ी खरीदने से, मर्सिडीज खरीदने जाएंगे तो उसका ट्रायल लेंगे, महंगी गाड़ी खरीदते हैं तो उसका ट्रायल मिलता है। छोटी छोटी गाड़ियों का आप ट्रायल नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो छोटी गाड़ी ट्रायल देते ही नहीं। तो जब आप महंगा काम करवा रहे हैं, सेलिब्रिटी डेंटिस्ट्री कर रहे हैं, सेलिब्रिटी डेंटिस्ट्री करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको ट्रायल देना पड़ेगा। तो वो एक फ्रेमवर्क बना के देते हैं, वो चिपकाते हैं दांत के ऊपर। पेशेंट अगर संतुष्ट है, एग्री करता है कि नहीं मेरा ये दांत अच्छा है, तो ही हम उसको फाइनल करते हैं और फिर वो फाइनल लगाते हैं। तो वो सब उसके पीछे, जो आपने पूछा कि कैसे इतनी अच्छी स्माइल होती है, तो उसके पीछे डेंटिस्ट का ही रोल है। समझ गए आप लोग। ये होता है भाई, बैकग्राउंड में इतना काम किया जाता है तब आप उनको इतना स्माइल और वो जो आपको क्रश होता है ना, वो इसलिए बढ़ाता है बिकॉज आप उसके पीछे सर लोग का बहुत कड़ा मेहनत होता है। एक आइडल डेंटल रूटीन क्या होना चाहिए?
डेंटल रूटीन। हाँ, लाइक दांत को सुरक्षित रखने का एक आइडल रूटीन क्या हाँ, होगा? जैसे मैंने बताया, अभी डिस्कस किया था मैंने कि डेंटल रूटीन में यह है कि आप फाइब्रस फूड का सेवन करें, स्टिकी स्टिकी चिपकने वाली चीज़ों का, स्वीटनर चीज़ों का, मीठा चीज़ों का, जैसे चिप्स हो गया, चॉकलेट हो गया, इन सब का सेवन कम करें। आप कोल्ड ड्रिंक का सेवन कम करें, ठीक है। और ब्रश 2 टाइम करें, सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश यूज़ करें, हेल्दी फूड खाएं। हाँ, कैल्शियम चेक करवाएं, विटामिन D3 का चेकअप करवाते रहें अपना, ताकि अगर कुछ कैल्शियम कमी होता है, आजकल के सिनेरियो में ऑफिस में वर्क करना है, एसी में वर्क करना है, घर में वर्क करना है महिलाओं को, हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी है जिसमें वो बुर्के में ही रहती हैं, तो उनमें विटामिन D3 की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी आने से हमारे डेंटल के बहुत सारे प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं। तो केवल मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं, सभी के लिए ऐसा है कि महिलाएं घर में ही अक्सर पूरा दिन बिता देती हैं। बड़े बड़े शहरों में जो है बिल्डिंग फ्लैट्स में रहती हैं, उनको भी धूप मिलता नहीं है, थक जाती हैं काम से, तो आराम ही करती रहती हैं, तो विटामिन D3 बन नहीं पाता उनके इसमें, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स तैयार होते हैं। तो उसका चेकअप करवाना है और वो भी फुलफिल करते रहना चाहिए। सर एक डाउट है या मिथ है, मतलब बहुत लोगों का, जो उनके दांतों के अंदर जो पत्थर जमा होता है, अगर उसको हम क्लीन कराएंगे तो दांत हिलने लगता है या दांत बड़े हो जाते हैं, या ऐसा ये सोसाइटी में है, तो क्या सही नहीं, है? वो मिथ है। मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसको साफ करने से खराब होती है। दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है साफ करने से खराब हो, चाहे शरीर हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, सर्विसिंग कराने से कोई भी चीज़ खराब नहीं होती है। तो डेंटिस्ट्री से ही ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड्स कहाँ से आते हैं कि हम दांत साफ कराएंगे तो हमारे दांत खराब हो जाएंगे। असली में वो दांत साफ करने से नहीं खराब होते, वो दांत पे जमा होते होते, जहाँ पे प्लाक जमा होता है, प्लाक को अगर ब्रश से निकाल सकते हैं, प्लाक को अगर प्लाक को ब्रश से नहीं निकाला तो हमारे सलाइवा में मिनरल्स होते हैं, हम जो फूड खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं, तो वो फूड पार्टिकल जो प्लाक पहले सॉफ्ट रहता है जिसको हम ब्रश से साफ कर सकते थे, अब उसके ऊपर मिनरलाइज्ड हो जाता है वो, तो वो पत्थर की तरह कैलकुलस हो जाता है, उसको अब हम कैलकुलस बोलते हैं। अब वो ब्रश से नहीं साफ हो सकता। फिर उस कैलकुलस, चूंकि कैलकुलस तो रफ होता है, तो उसके ऊपर और प्लाक डिपॉजिट होता है और कैलकुलस बढ़ता है, वो बढ़ता ही जाता है दिन पे दिन। और फिर अचानक से एक दिन बाद उस पेशेंट को याद आता है कि यार हमारे में तो दांत में से, भोजपुरी में बोल रहा हूं मैं, हमरे दांत में से तो चैली छूटत बा, तो उस चैली से काबा हम ओके नखून से निकाल देला, तो वो चैली नखून से वो निकालने का कोशिश करता है, पिन से निकालते हैं बहुत लोग, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए। फिर वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो फिर डॉक्टर उसको साफ करता है, तो पता चलता है कि सारा मसूड़ा नीचे जा चुका है, बोन नीचे जा चुका है, तो दांत लंबा दिख रहा है, तो दांत में पानी लग रहा है दांत साफ करने से, तो बोलता डॉक्टर बाद दांत साफ किया तो हमके पानी लगे लगल, पर ऐसा नहीं है। असली में वो जगह हड्डी की थी, मसूड़े की थी, वहां पे पत्थर जमा होने की वजह से वो सब नीचे चला गया, उतना एरिया रूट का एक्सपोज हो गया, उतने मसूड़े दूर हो गए। अब उसको करेक्ट होने में टाइम लगेगा। अब उसको करेक्ट होने के लिए फिर डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, पेस्ट प्रिस्क्राइब करेगा, उनको इंस्ट्रक्शन देगा, एम्फेसाइज करेगा उनको कि भाई आप ब्रश करिए, इसको मेंटेन करिए, कुछ गम पेंट यूज़ करिए, कुछ माउथ वॉश यूज़ करिए, तब वो 2-4 हफ्ते में फिर मसूड़े अपने आप टाइट हो जाएंगे और फिर उनकी सेंसिटिविटी बंद हो जाती है। तो वो पूरी एक प्रक्रिया है। भाई ये चीज़ आप ऐसे मत पालो दिमाग में, आप जाओ जैसे सर ने बताया उसको आप पहले ही प्रिकॉशन ले लो कि वो चीज़ उतना आगे तक ना जाए। एकदम से। एज ए फन पार्ट, आप इतने सोशलिस्ट हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, ऐसा लगता होगा कि इसके भी दांत में ये दिक्कत है, इसके भी दांत में ये दिक्कत है, इसके भी दांत में तो ये दिक्कत है, तो ऐसा क्या आपको होता है? मैं डेंटिस्ट लोगों की सबसे खराब बात यही है। मैं तो बताऊं, मैं एक वाक्य बताऊं अपना। एक बार मैं एक होटल में खाना खा रहा था, वहाँ पे एक सज्जन बैठे थे सामने, और तुरंत उन्होंने मुंह खोल के दिखाया हमको कि देखिए डॉक्टर साहब, मेरे पूरा खाना चबाए हुए थे मुंह के अंदर और मुंह खोल के उन्होंने दिखाया मुझे। मतलब वो दिन था, मैं बोला अरे भाई यहाँ हम भी फन करने आए हैं, आप भी फन करने आए हैं। तो ये तो डेंटिस्ट लोग के साथ बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं कभी ट्रेन में सफ़र करता हूँ ना, मैं बताता नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ या डेंटिस्ट, ये बात करता नहीं। लेकिन हाँ, आपने जो सवाल किया कि अलग अलग मुंह में देखते हैं क्या, अरे हमारी मजबूरी है, हमको पूरा बॉडी दिखता ही नहीं। सबसे पहले हमको ओरल कैविटी दिखती है, उसका दांत दिखता है, उसका गम दिखता है, पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम बना लेते हैं एक दिमाग में आइडिया कि ये आदमी अपने डेंटल को लेके, अपने हेल्थ को लेके कितना कॉशियस है। वो नहीं कॉशियस है, मतलब जो डेंटल का ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा है तो वो बहुत हाइजीनिक नहीं है, ये हम मान लेते हैं उसको। सर बहुत सारे जो माता पिता पेरेंट्स है वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उनको ये डाउट रहता है कि हम अपने जो बच्चे हैं उनको ब्रशिंग कराना कब से स्टार्ट करें? जैसे मुंह में दांत दिखे वैसे ही ब्रश कराइए। तो पहला मुंह में दांत 6 महीने में आता है, दूध का दांत। अब 6 महीने के बच्चे को तो ब्रश नहीं करा सकते, लेकिन वो मदर की ड्यूटी होना चाहिए कि एक कॉटन लेना चाहिए, पानी में उसको भिगाना चाहिए और उसको पानी निकाल के
दांत के ऊपर ऐसे रख के ऐसे स्वैब नीचे ऊपर कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चे को नहीं मालूम है। और जब रात को सुलाने जाएं तो बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो दूध पिला के फिर से कॉटन पानी से स्वैप कर दें और उसको सुला दें। और सुलाते समय नेपुल उसको पकड़ा के न सुलाएं, क्योंकि अगर वो नेपुल पकड़ के सो रहा है तो सारे टूथ के ऊपर जो है, टूथ सरफेस के ऊपर जो है मिल्क लगा रहता है, और फिर उसमें जो केरीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो उस पर असर करते हैं और फिर दांत बहुत जल्दी बच्चों में खराब हो जाते हैं। बच्चों का टूथपेस्ट और बड़ों का टूथपेस्ट अलग होना चाहिए? हाँ, एकदम अलग होना चाहिए। बच्चों के कपड़े अलग होते हैं, बच्चों के जूते अलग होते हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, बड़ों की पढ़ाई लिखाई, सब कुछ अलग है और होना भी चाहिए। उसी तरह टूथपेस्ट भी अलग होना चाहिए। बच्चों का जो टूथपेस्ट होता है उसमें फ्लोराइड जो होता है वो कम मात्रा में होती है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO के थ्रू जो मानक है वो कम होता है। और बड़ों में 1000 ppm होता है, बच्चों में 500 ppm होता है, क्योंकि वो चांसेस रहता है कि बच्चे वो टूथपेस्ट को इंगल्फ कर लें, घोट लें, उनको मीठा लगे, स्वादिष्ट लगे, वो खा सकते हैं उसको। तो फ्लोरोसिस नाम की एक बीमारी होने का डर रहता है। ओके। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अलग अलग है। बच्चों में बड़ों के कंपेयर करें तो ज़्यादा कैविटी होती है। हाँ, एकदम ज़्यादा कैविटी होती सर है। क्यों, इसका रीज़न वही है, सफाई नहीं करते हैं बच्चे, डिसिप्लिन नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, कैसे क्लीन करना है, क्या करना है। और जो दूध का दांत होता है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ही कैविटी को प्रोन होता है एज कम्पेयर टू परमानेंट टूथ। परमानेंट टूथ जो है स्टेबल होता है थोड़ा सा, मतलब वो हार्ड होता है ज़्यादा, तो वो उसमें कैविटी कम होती है और बच्चों में ज़्यादा होता है। और हम लोग दूध के अलावा कोई यही नहीं है, और दूध जो है लैक्टोबैसिलस उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वो थोड़ा ज़्यादा खराब करने का चांसेस होता है उसमें। सर ये जो टूथपेस्ट होता है इसको ब्रश पे अप्लाई करने का कुछ तरीका है? हाँ, टूथपेस्ट पे ब्रश को सर अगर हमारे पास कोई ब्रश है आप तो कुछ दिखा सकते? ब्रश ले आ आइए। जाओ दिखा दो। पहले तो ब्रश का जो ब्रिसल होना चाहिए वो सॉफ्ट होना चाहिए, जितना सॉफ्ट रहेगा उतना अच्छा रहेगा, हार्ड नहीं लेना है। अल्ट्रा सॉफ्ट मतलब जितना सॉफ्ट हो, एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो, वही वाला ब्रिसल का ब्रश लेना चाहिए। और इस पे पूरा पेस्ट नहीं लगाना चाहिए, केवल पी साइज चने के आकार का ही पेस्ट लेना चाहिए। चने के आकार जो हम 1000 ppm बोल रहे हैं या 500 ppm बच्चों के लिए बोल रहे हैं, तो वो एक चना पी साइज का, चने के साइज का ही लेना है पेस्ट। तो उसी में उतना ही क्वांटिटी में है। अगर हम ज्यादा लेंगे तो फिर फ्लोराइड ज्यादा हो जा रहा है। और उसके बाद ब्रश कैसे करना है, ब्रश हमने बताया वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रश करना है। ब्रश को ऐसे पेन की तरह पकड़िए, पेन ग्रिप की तरह, ऊपर के दांत को अलग और नीचे के दांत के अलग ऐसे ब्रश करना है। ऊपर के दांत को ऊपर से नीचे, नीचे के दांत को नीचे से ऊपर। ओके। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। ऊपर के दांत को ऊपर से नीचे, नीचे के दांत को नीचे से ऊपर, फिर ऑक्लूजल सरफेस के ऊपर ऐसे, जो दांत का ऊपरी वाला सतह है उसके ऊपर ऐसे, ऐसे, और अंदर साइड से ऐसे स्वाइप करना, अंदर साइड से ऐसे, 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 ऐसे स्वाइप करना। ये ब्रश की टेक्निक है वर्टिकल डायरेक्शन। और बाद में फिर दांतों को आपस में सटा के एक बार ऐसे सर्कुलर मोशन में, फिर लेफ्ट हाथ में पकड़ के ऐसे सर्कुलर मोशन में ऐसे ब्रश करना। उंगली पे लेके कभी कभी मसूड़ों की मालिश भी करना चाहिए। हमारे गम्स का भी मसाज होना चाहिए। क्या चीज लेके सर? मतलब कुछ भी नहीं, ऐसे उंगली से प्रेशर से दबा के मालिश करना चाहिए, गम्स को मसाज करना चाहिए थोड़ा सा, उसका ब्लड सर्कुलेशन बनता है। प्रेशर मसाज गम को भी जरूरी है, गम को भी हेल्दी रखने के लिए गम्स का भी मसाज जरूरी है। हम लोग ब्रश करके खाली हट जाते हैं, लेकिन गम्स को कुछ भी केयर नहीं लेते हैं, गम्स के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। ये एक चीज है। और टंग क्लीनर का हमेशा यूज करके टंग को साफ रखना है, क्योंकि टंग में जो हमारे पैपिलाज होते हैं, 4 टाइप के पैपिलाज हैं, तो वो सारे पैपिलाज के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में बहुत फूड डिपॉजिट रहता है, तो उसको स्क्रैप करके साफ रखना है, ताकि हमारा ओरल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रहे और कैविटी ना हो। सर इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन है, मैं पूछ लेता हूँ। ब्रश करने का कोई आइडल ड्यूरेशन टाइमिंग है? 2 से 3 मिनट के अंदर ही ब्रश करना चाहिए। जो डायरेक्शन में बताया वर्टिकल डायरेक्शन, उसी में करना है, और 2 मिनट से ज्यादा ब्रश नहीं करना है, क्योंकि आपको 3 बार करना है। सुबह करना है खाने के बाद, दोपहर को करना है खाने के बाद, रात को करना है खाने के बाद। दोपहर को नहीं कर सकते हैं, कहीं बाहर हैं, कॉलेज वाले ऑफिस में, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम सुबह और शाम तो करना ही है। सर दांतों में ऐसा कोई स्पेशल जगह बताएं है जहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए? अंडरकट्स एरिया जो होते हैं, जो दांतों के अंडरकट्स होते हैं, जहाँ मसूड़ा और दांत जहाँ जुड़ता है, उन एरियाओं में ब्रश स्पेशली ध्यान देना चाहिए, उन एरियाओं में करना चाहिए। हमारा दांत ऐसे होता है और उसके ऊपर मसूड़ा ऐसे चढ़ा हुआ है, तो दांत और मसूड़े के बीच में 2 से 3 मिलीमीटर का गैप होता है, जिसको हम लोग जिंजावल सल्कस बोलते हैं। ये मसूड़े में उसके अंदर ये ब्रिसल ऐसा चला जाता है, वो ब्रिसल ऐसे जाना चाहिए और फिर निकलना चाहिए, जाना चाहिए, निकलना चाहिए। जब ऐसे जाके निकालेंगे तो वो सल्कस में से साफ होगा। सल्कस में डिपॉजिट रहता है, उसको कोई साफ नहीं कर पाता है, इसीलिए वहाँ कैल्कुलस जल्दी जमा होता है। मार्जिनल जिंजिवाइटिस इसीलिए होता है। तो वो मार्जिनल जिंजिवाइटिस को बचाना है तो आपको सल्कस को साफ करना जरूरी है। आई होप आपके डाउट्स
क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। सर का पूरा डिटेल हम उसमें देंगे, इनकी टीम का पूरा डिटेल रहेगा। आप जाके उनसे डायरेक्ट अगर कुछ आप डाउट्स है आप सर से पूछ सकते हैं। ओरल कैंसर बहुत हो रहा है सर, रीजन क्या है सर? सबसे बड़ा है कि हैबिट, जो हैबिट है, रॉन्ग हैबिट है। आजकल न्यू जनरेशन जो है अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, पान गुटखा बहुत ज़्यादा खा रही है, टोबैको का यूज़ हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा है, बिटल नट च्यूइंग बहुत ज़्यादा है। कोई दांत अगर टूटा हुआ है, उसका वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस दांत को पियर्स कर रहा है, धस जा रहा है हमारे गाल के ऊपर और जीभ के ऊपर धस रहा है, उसकी वजह से घाव होता जा रहा है। ओरल हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया है। ये सब बहुत सारे कारण हैं आपका कैंसर होने के लिए। ओरल कैंसर को पहचानने के लिए ये है कि जो भी घाव, पेनलेस घाव, मतलब जो भी घाव जो जल्दी न भर रहा हो, अपने टाइम ड्यूरेशन में न हील हो रहा हो, तो वो सस्पिशियस है। उसमें ये सोचने की जरूरत है कि ये कैंसर हो सकता है। अगर वो पेनलेस है तो वो ज़्यादा सस्पिशियस है। अगर उसमें पेन नहीं हो रहा है, तो पेन हो रहा है तो फिर भी हम मान सकते हैं कि इन्फ्लेमेटरी ट्रॉमेटिक कुछ हो सकता है। लेकिन अगर पेनलेस है तो वो ज़्यादा सस्पिशियस है, लॉन्ग ड्यूरेशन से पड़ा है। चेंज इन वॉइस, आवाज बदल जा रही है, मुंह कम खुल रहा है, मुंह में तीखा लग रहा है, तो चांसेस है कि कैंसर होने का इसको डर है। मुंह कम खुल रहा है, छोटे छोटे अल्सर्स कई बार हो रहे हैं मुंह में, तो वो कैंसर की तरफ कन्वर्ट होने का डर है। गाल के ऊपर वाइट लाइंस, ऐसे स्प्रेडिंग लाइंस बन रहे हैं, कहीं जीभ के ऊपर वाइट पैचेस बन रहे हैं, तो ये सब कैंसर के तरफ प्रमोट करने का एक स्टेप पहले वाला प्रक्रिया है, जिसको हम प्री मैलिग्नेंट कंडीशन बोलते हैं। जैसे लीकोप्लाकिया हो गया, लाइकन प्लानस हो गया, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो गया, ये इरिथ्रोप्लाकिया हो गया। ये सब प्री मैलिग्नेंट लीजन और प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। अगर आपने समय रहते अपनी इम्यूनिटी को डेवलप नहीं किया, ये हैबिट को छोड़ा नहीं, तो ये कुछ भी कन्वर्ट हो सकता है कैंसर। सर देखा गया है बहुत लोगों ने सिगरेट नहीं लिया, अल्कोहल नहीं लिया, फिर भी हो जाता है इसका? हाँ, होता है। कुछ तो कारण होगा, वो कारण पता लगाना पड़ेगा। उन्होंने कभी नहीं खाया, लेकिन हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिन्होंने दांत की फिलिंग करवाई है, फिलिंग शार्प है, ओके, फिलिंग शार्प है, वो गड़ रही कहीं ना कहीं, जीभ पे, मसूड़े पे कहीं गड़ रही है। प्लस हमने बहुत सारे लोगों को डेंचर पहनते हैं, वो डेंचर कहीं घाव दे रहा है, उसको वक्त पे ट्रीटमेंट, उसको जाके करेक्ट नहीं करते, निकालने बिठाने दांत पहने हुए हैं, उसका पिन कहीं गड़ रहा है, उसका वो शेप गड़ रहा है, तो उसका ध्यान नहीं देते हैं। प्लस ऐसे बहुत सारे वायरसेस होते हैं, जैसे HPV वायरस है जो हमारे शरीर में होता है, वो बहुत सारे टाइप्स हैं उसके, वो होता है वायरस, उसके वजह से भी कैंसर प्रमोटिंग हो जाता है बहुत सारा। तो ऐसे कैंसर होते रहते हैं क्योंकि आपका इम्यूनिटी लेवल आपका कम हो गया है, उससे कैंसर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। सर क्या जो मुंह का कैंसर है वो मुंह से कहीं और भी ट्रेवल कर सकता है बॉडी में? हाँ, मुंह का कैंसर जो है हमेशा मेटास्टेसाइज करता है। मुंह का कैंसर जो है थ्रू ब्लड, थ्रू लिम्फ नोड के थ्रू जो है हर एक ऑर्गन में जा सकता है, और कहीं भी लंग में जा सकता है, आपका ब्लैडर में जा सकता है, आपका किडनी में जा सकता है, इंटेस्टाइन में जा सकता है। सारा लिम्फ नोड, जहाँ जहाँ लिम्फ नोड जाएगा वहाँ वहाँ फैल सकता है। कैंसर इटसेल्फ कोई छुआछूत वाली बीमारी नहीं है कि मतलब ऐसे इनको कैंसर है तो उनके साथ रहने वाले सबको कैंसर हो जाएगा, ऐसा कैंसर छुआछूत वाली बीमारी नहीं है। लेकिन कैंसर अपने शरीर में फैलता रहता है, वो इधर से जा सकता है, उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो वो लिम्फ नोड और ब्लड के थ्रू वो ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं। और कैंसर का जो है जितना जल्दी डायग्नोसिस होगा तो लिम्फ नोड में नहीं जाएगा, तो हमारा प्रोग्नोसिस 5 ईयर की जो लाइफ प्रोग्नोसिस होती है कि 5 साल आदमी सर्वाइवल रेट बोलते हैं, 5 ईयर सर्वाइवल रेट, तो उसकी प्रोग्नोसिस अगर इम्प्रूव करना है तो हमको अर्ली डिटेक्शन करना जरूरी है, और डेंटिस्ट ही अर्ली डिटेक्शन कर सकता है। तो वो ओरल कैंसर्स को तो डिटेक्ट करेगा और उसकी बायोप्सी करवाएगा या उसकी साइटोलॉजी करवाएगा, कुछ जांच होती है, ये जांच करवाने के बाद वो आपको अगर प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है तो उसका वक्त रहते ही इलाज कर देगा, तो कैंसर नहीं हो पाएगा। बोलते हैं कि गुड ओरल हेल्थ मीन्स गुड ओवरऑल हेल्थ, आप इसको कितना सही मानते हैं? हाँ, एकदम सही बात है, क्योंकि अगर हमने 100 रुपये किलो चावल खरीदा है और हम उसको मट्टी में रगड़ते हुए खा रहे हैं, तो वो 100 रुपये का कोई कीमत नहीं रहेगा। तब तो हम 5 रुपये किलो वाला भी चावल खरीद के खा सकते थे। तो गुड ओरल हेल्थ ये गेटवे है, हमारे बॉडी का गेटवे है। इसमें से कोई भी चीज़ अगर हम एंट्री डाल रहे हैं तो वो अच्छा ही होना चाहिए। तो वो खा रहे हैं तो अच्छा चीज़ खा रहे हैं, ओरल कैविटी अच्छा है तो हमारे बॉडी में भी चीज़ें अच्छी जाएगी,
तो गुड ओरल हेल्थ, जैसे कि मैंने बताया था एक एग्जांपल में, कि हम मुंह को देख के ही हमको लग जाता है कि ये कितना हाइजीनिक हो सकता है। तो गुड ओरल हेल्थ रहेगा तभी वो ओवरऑल हेल्थ उसकी अच्छी है। ये 100% एकदम सही बात है। सर ये बैड ब्रीथिंग स्मेल ये क्यों होते हैं? बैड ब्रीदिंग स्मेल जो एक तो हैबिट है उनकी, ब्रश न करना, जीभ न साफ करना, प्लस क्या खाता है वो, जैसे प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, किसी किसी का जो है जीआईटी का प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम रहता है, पेट नहीं साफ होता है, तो उसकी वजह से भी होता है। तापसी भोजन जो होता है वो ज़्यादा करते हैं, जैसे नॉनवेज खाता है कोई और लहसुन प्याज ज़्यादा खाता है, तो उस वजह से आता है। और कैविटीज़ हैं मुंह के अंदर, तो उसमें फूड भरा हुआ है, उनको उसको साफ़ करने की आदत ही नहीं है। मतलब अगर पहले खा लें फिर ब्रश करें तो कैविटी साफ रहेगा तो बदबू नहीं आएगी। लेकिन वो क्या करते हैं, पहले ब्रश करते हैं फिर खा के वो सारे छेद को भर के रखते हैं, तो उसमें से बदबू आती है। मसूड़ों से अगर ब्लड आता है तो एक बूंद ब्लड सलाइवा में मिक्स हुआ तो वो बहुत खराब महकता है। अगर हमारे मसूड़ों से ब्लड आ रहा है तो वो नॉर्मल नहीं है, उसको दिखाना है डॉक्टर को, उसको स्केलिंग, उसका जो भी ट्रीटमेंट है, मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, वो करके डॉक्टर उसको सही करता है, तो ही जो है आपको बदबू नहीं आएगी। आपके अब तक के डेंटल प्रैक्टिस में हम इंडियंस में क्या कॉमन केस आपको कि ये तो कॉमन है? मेरे 22 साल के प्रैक्टिस में मेरे पास पायरिया से संबंधित बहुत सारे पेशेंट हैं, कैविटीज वाले बहुत पेशेंट हैं, दांत फंसे, जो हड्डी में दांत फंसे रहते हैं, विजडम टूथ जिसको अक्कल दाढ़ बोलते हैं, वो वाले पेशेंट भी बहुत सारे हैं। कॉस्मेटिक के पेशेंट हमारे इस तरफ सिनेरियो में कम है, स्माइल डिजाइनिंग वाले पेशेंट कम है। सर आप जो बोलो कॉस्मेटिक वाले, तो क्या अगर ये मेट्रो सिटीज में होता है तो शायद ज्यादा रहता? कॉस्मेटिक के पेशेंट मेट्रो सिटीज में ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनको पब्लिक को डीलिंग वाला काम होता है। उनको मॉल्स में है, वो पब्स में है, वो ऑफिस में है, मार्केटिंग लाइन में है, उनको लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो उनका स्माइल प्रॉपर होना चाहिए। तो कॉस्मेटिक के पेशेंट वहीं पे ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ तो औरतें घर से बाहर निकलती ही नहीं हैं, वो अपना शरीर ही नहीं बनाती हैं, तो वो स्माइल क्या बनाएंगी। टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं लोग दांत खोदने के लिए, तो वो टूथपिक का भी इस्तेमाल नहीं करना है, वो कंटिन्यूस खोदने से, रैपर जो होता है उसका, दवा का रैपर होता है उसका बना के उससे भी खोदते रहते हैं। तो वो जो खोदते हैं ना, वो खोदने से माइन्यूट सा अल्सर होता रहता है वहाँ पे, वो पता नहीं चलता है, छोटा छोटा अल्सर होता रहता है, बार बार खोदते रहते हैं। उस स्टार्टिंग में तो मजा आता है वो, लेकिन फिर बाद में वही जो है नासूर बन जाता है। नासूर बन जाते हैं। जिन लोगों के दांत में गैप्स होते हैं, जो उसमें ब्रेसेस यूज करते हैं, वो बस एस्थेटिक्स रीजन से ही है या उसके अलावा भी कुछ और बेनिफिट्स होते हैं? पहले तो देखना है कि दांतों के बीच में अगर स्पेस है तो क्या हम उसको ब्रेसेस से करेक्ट कर सकते हैं क्या, क्योंकि ब्रेसेस एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है। उसके अलावा लैमिनेट्स भी है, उसके अलावा विनियर्स भी है, पूरा स्माइल डिजाइनिंग का पूरा प्रोटोकॉल है उसके अलावा। लेकिन ब्रेसेस का इस्तेमाल करने से, जो आपने सवाल पूछा हमसे कि क्या ब्रेसेस का इस्तेमाल करने से दांत को बस गैप ही भर सकते हैं या उसके और भी कुछ बेनिफिट्स हैं? बहुत सारे फायदे हैं। जैसे वो गैप तो भर देंगे, प्लस उसमें फूड लॉजमेंट, जैसे गैप रहता है तो फूड लॉजमेंट होने का डर रहता है, तो वो फूड लॉजमेंट नहीं होगा। प्लस क्या है, पेशेंट जो है गैप रहता है ना, तो एयर को रोक नहीं पाता है। जैसे सिंगर उंगर है तो वो गाना नहीं गा पाता, तो उसका वॉइस करेक्शन नहीं होता है। तो दांत रहता है ना, तो दांत का एक काम होता है फोनेटिक्स, बोलना। तो अगर स्पेस रहेगा ना तो उसमें एयर निकल जाती है, तो वो उस चीज़ों को डेवलप नहीं कर पाता है। तो एक तो फूड लॉजमेंट का चांसेस है, क्लीनिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है। दूसरा जो है फोनेटिक्स, बोलने में भी दिक्कत जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं। ब्रेसेस के करेक्शन से खाली दांत ही नहीं, स्पेस ही नहीं करेक्ट होगा। अगर स्पेस करेक्ट करने जा रहे हैं तो खाली स्पेस ही नहीं करेक्ट होगा, उसके साथ साथ फूड लॉजमेंट का ऑप्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, और दूसरा जो है आपका बोलने में भी सुधार आएगा। सर ये जो दांतों का प्रॉब्लम है, इससे क्या नेक पेन और शोल्डर पेन भी हो सकता है इन फ्यूचर? अगर दांत ऑक्लूजन में नहीं है, क्रॉस बाइट में है, हाई पॉइंट्स है, जैसे कोई दांत लगवाया, किसी ने प्रोस्थेसिस से लगवाया हुआ दांत, उसमें हाई पॉइंट्स है, हमारे दांत उबड़ खाबड़ है, कोई दांत टेढ़े हैं, कोई दांत क्रॉस बाइट में आगे पीछे, जैसे ऊपर का दांत बाहर होना चाहिए, नीचे का दांत अंदर होना चाहिए, लेकिन अगर वो ऊपर का अंदर है और नीचे का बाहर है तो ऐसे ऑक्लूजन। आज ही एक केस आया था हमारे पास, उसके 3 दांत नीचे के खराब हो गए थे। जब हमने उसका एक्सरे लिया तो नीचे पूरा रेडियोलेशन सी, पूरा इतना एरिया हड्डी का गायब था। बोला सर हमको तो, हम बोले चोट लगा, कभी चोट नहीं लगा, लेकिन उसको TFO था, ट्रॉमा फ्रॉम ऑक्लूजन। उसका ऊपर का दांत अंदर था, नीचे का दांत बाहर था, तो वो जब ऐसे खोलता था ना तो उसका दांत लॉक हो जाता था। जैसे अगर ऐसे रहेगा तो हम खोलेंगे तो ये बाहर चला जाएगा, लेकिन अब वो ऐसे लॉक हो जाता था। लॉक होने से उसका पूरा डैमेज हो गया। तो अगर शोल्डर पेन और नेक पेन है तो TMJ में मस्कुलर जो मसल्स, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के जो मसल्स हैं, मैस्टिकेशन के जो मसल्स हैं, वो डैमेज हो जाते हैं। तो ये जो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं मैसेटर मसल हमारे, तो उसमें TMJ जो है
डिसऑक्लूड होने का डर रहता है, टीएमजे में जो कैप्सूल्स होते हैं वो डैमेज होने का डर रहता है, तो वो रेफर्ड पेन होता है जो हमारे शोल्डर में जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रूट कैनाल थेरेपी जो होता है और ये आरसीटी और जो कैपिंग है, इसको डेंटिस्ट में कमाने का मोटा तरीका बनाया गया है। ज़बरदस्ती तो कोई करेगा नहीं आरसीटी। पेशेंट आया है तो उसका कुछ रीज़न होगा, वो बताएगा कि मेरे को पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो उसको बचाने का तरीका आरसीटी है, वो आरसीटी करेगा। कभी कभी क्या होता है, इंटेंशनली हम करते हैं। क्यों करते हैं इंटेंशनली? क्योंकि हमारा दांत, मान लीजिए हमको उसको ब्रिज लगाना है, तो ब्रिज लगाने के लिए हमको दांत को कटिंग करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करना पड़ता है। तो दांत को हम ज़्यादा काट करेंगे तो दांत को थर्मल और केमिकल इंसल्ट होता है। तो उस केस में लॉन्ग ड्यूरेशन चलने के लिए या कैप के अंदर उसको सेंसिटिविटी ना हो, तो उसकी इंटेंशनली हम लोग आरसीटी कर देते हैं, तो उसको इंटेंशनल आरसीटी बोलते हैं। वो करते हैं, मोटा जरिया नहीं है। हाँ, आरसीटी में पैसा है, कैप में पैसा है, और वो उसके पीछे पैसा इसलिए है कि उसके लिए डेंटिस्ट लगाता भी बहुत कुछ है। उसमें डेंटल माइक्रोस्कोप लगता है, उसमें 3D ऑब्जर्वेशन सिस्टम लगता है, अपेक्स लोकेटर लगता है, एंडोमोटर लगता है, एक्सरेज लगते हैं, बहुत कुछ लगता है। और लगाने के बाद तो पैसा डेंटिस्ट लेता ही लेता है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि डेंटिस्ट खाली इसलिए करता है कि मुझे पैसा लेना है इसलिए काम करता है, ऐसा तो नहीं है, मुझे नहीं लगता है। सर, मेरा पर्सनल क्वेश्चन नहीं था। नहीं, एकदम सही आपने पूछा। हाँ। जनमानस के दिमाग में हाँ, ऐसी बातें ऐसी आती बातें रहती हैं। हैं, तो ये आपने पूछ दिया, तो कम से कम आपके चैनल के माध्यम से जनमानस को तो ये पता तो चल जाएगा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जो बता रहा है वो अपने मोटा कमाई के लिए बता रहा है या अपनी ईएमआई भरने के लिए बता रहा है। और उसके पीछे सर लोग का कई सालों का मेहनत है, तो उस वजह से वो तो बनता है भाई। अपने लिए सही डेंटिस्ट कैसे चुने? आज के डेट में लोग गूगल और आपके चैनल के थ्रू ऐसे ही हाँ, जाके ऑनलाइन सर्च कर फीडबैक लेते देख लें। हैं, ऑनलाइन फीडबैक के देख के कर लेते हैं। लेकिन आप जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के कुछ संभ्रांत लोगों से आप पूछ सकते हैं कि आपका कैसा है। फिर आप डॉक्टर की डिग्री देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेंटिस्ट्री में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। उन ब्रांचेस में से कौन सा ट्रीटमेंट आपको चाहिए। ऐसा तो नहीं कि आप आरसीटी करवाने, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, बच्चों के डेंटिस्ट के पास आप आरसीटी करवाने चले जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ओरल सर्जन के पास, आप इम्प्लांटोलॉजिस्ट के पास आप आरसीटी करवाने चले जा रहे हैं, या आरसीटी वाले के पास आप इम्प्लांट करवाने आ जा रहे हैं। तो ये सारे ब्रांचेस हैं, तो हर एक ब्रांचेस में स्पेशलाइजेशन होता है। तो किस स्पेशलिस्ट टाइप का डेंटिस्ट है और आपको कैसा इलाज चाहिए, वो वहां जाना चाहिए। प्लस आप अपने शहर के इर्द गिर्द के संभ्रांत लोगों से पूछेंगे, और आप क्लिनिक में जाएंगे तो उसके यहाँ ऑटोक्लेव है कि नहीं डेंटिस्ट के यहाँ। डेंटिस्ट जब आपको चेक करता है तो ग्लव्स, मास्क पहनता है कि नहीं पहनता है, वहाँ के स्टाफ वेल ड्रेस्ड, वेल बिहेव्ड हैं कि नहीं है, ये सारी चीज़ें काउंट करती है। सर, जैसे हमारे पूर्वज थे, उनको ब्रश करने का बहुत ज़रूरत ही नहीं पड़ा, उन्होंने सालों साल ब्रश नहीं किया। लेकिन देखा जाए कि अब के जनरेशन में उनके दांत कहीं ना कहीं ठीक थे। आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए, डाटा नहीं कलेक्ट था कि ठीक थे, हम लोग मानते हैं कि ठीक थे। अब डाटा बेस्ड डेंटिस्ट्री है, अब डाटा कलेक्ट होता है कि फलाने ग्रुप के मेल पॉपुलेशन में, फीमेल पॉपुलेशन में कितने लोग ग्रसित हो रहे हैं, इस उम्र में कितने लोग ग्रसित हो रहे हैं, ये डाटा हमारे पास है। पहले डाटा नहीं होता था, पहले तो लोगों को अपनी उम्र का ही पता नहीं चलता था। वो बोलते थे हम अषाढ़ के महीना में हे समय में पैदा हुए नहीं तो हम 100 साल का हो गए नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उनके दांत बहुत चलते थे। प्लस उनके खाने में ये हमारे जो स्टिकी चीज है वैसा नहीं था। उनका डाइट हार्ड डाइट था, मिस पे आने वाला। हाँ, वो बहुत हार्ड डाइट खाते थे। जो जैसे ढूढ़ी खाते थे तो वो बहुत तगड़ा खाते थे। वो हर खाने के बाद वो रगड़ रगड़ के दांत को साफ करते थे। वो दतोन का इस्तेमाल करते थे। तो दतोन का इस्तेमाल आज के डेट में तो एकदम बैन हो गया। दतोन के लिए तो मैं इंडिकेट ही नहीं करता हूँ कि कोई दतोन करे, लेकिन पहले के लोग दतोन करते थे। क्योंकि स्टिकी चीज नहीं था, इसलिए उनके दांत खराब नहीं होते थे। ऐसा खाना ही खाते थे जो कि वो सेल्फ क्लीन हो गया। फाइब्रस फूड ज्यादा होता था उनका, तो सेल्फ क्लींजिंग होता था, अपने आप क्लींज हो जाता था। आजकल के खाना ऐसे हैं कि जो स्टिकी है। जो बैड हैबिट्स हैं। तो क्या अल्कोहल दांतों को खराब करता है? अल्कोहल दांतों को खराब करता है। अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अल्कोहल से कैंसर होने के चांसेस भी रहते हैं। अल्कोहल डायरेक्टली कैंसर नहीं करता है, पर अगर वो किसी के साथ लेते हैं, जैसे गुटखा और टोबैको के साथ लेते हैं, तो अल्कोहल क्या करता है, हमारे म्यूकोजा की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। मतलब परमेबल हो जाता है। मतलब जो भी चीज हम टॉक्सिन्स खाएंगे, वो टॉक्सिन जो भी हम खा रहे हैं केमिकल, वो डायरेक्टली हमारे एपिथेलियम के थ्रू जो हमारे अंदर चला जाएगा, तो हमारे सेल्स को वो सेल्स के जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करता है टॉक्सिन्स की वजह से। सर, ये मिथ है कि पता नहीं, क्या ओरल सेक्स माउथ कैंसर को, सेक्स प्लेजर के लिए जो लोग यूज करते हैं, तो ओरल सेक्स से कैंसर होता है, निश्चित होता है। जो वायरस होता है, HPV वायरस होता है एक वायरस,
तो उसमें वो वायरस जो है हमारे पट्टों के किनारे मतलब इंग्वाइनल रीजन्स में वो एचपीवी वायरस होते हैं। जैसे हम देखा होगा आप लोगों के मस्सा वस्सा बहुत सारे आ जाते हैं मुंह ऐसे बॉडी पे। वो मस्सा क्यों आते हैं? क्योंकि वो टॉवल रगड़ के जो साफ करते हैं ना, वो सेम टॉवल से अपने चेहरे को पोंछते हैं, अपने गर्दन को पोंछते हैं सेम टॉवल से। तो इसीलिए वो सारे पैपिलोमास और वाट्स जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सारे डेवलप हो जाते हैं। तो वो एचपीवी वायरस से होते हैं। एचपीवी वायरस बहुत टाइप के होते हैं, 30-32 टाइप के एचपीवी वायरस होते हैं। उसमें एक होता है एचपीवी वायरस जो कैपोसिस सार्कोमा कॉज करता है। वो जो एचपीवी वायरस होता है उसकी वजह से कैपोसिस सार्कोमा होता है, तो वो ओरल सेक्स से उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो कैपोसिस सार्कोमा होने का सबसे बड़ा रीज़न है। तो ओरल सेक्स कभी भी नहीं करना चाहिए पार्टनर को। अगर आप पार्टनर इन्वॉल्व हो रहे हैं सेक्स प्लेजर में, तो कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखें, हाइजीन। हाँ, हाइजीन तो ध्यान देना ही देना है, अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए मेरे ख्याल से। और वो भी डिफरेंट आजकल तो कल्चर डिफरेंट पार्टनर्स, वो तो और बुरा है, उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि आप सामने वाले का मेडिकल हिस्ट्री पता ही नहीं, पता ही नहीं, वो तो सवाल ही नहीं उठता पता है। तो बैरियर्स का भी यूज़ करना है, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं तो एज ए डेंटिस्ट मैं मना करूँगा किसी को। सर, जो ये बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे, वो थंब सक करते हैं, हाँ, तो इससे क्या डेंटल इशू हो सकता है फ्यूचर में? आपका माल ऑक्लूजन तैयार हो जाता है, आपका जो ऊपर का जबड़ा है वो आगे की तरफ आ जाता है। जो यू शेप होना चाहिए वो वी शेप आ जाता है। लेकिन वो कब होता है? जब हम उस हैबिट को कंटिन्यूअस ज्यादा दिन तक करेंगे। थंब सकिंग जो बचपन में छोटा बच्चा जब पैदा होता है, जब वो करता है थंब सकिंग, तो वो थंब सकिंग जो है वो अच्छा है उसके लिए, क्योंकि वो फूड को एंगल्फ करने के लिए वो अपने मसल्स को तैयार करता है। वो मुंह में डालता है तो जीभ से दबाता है ऊपर के तालू पे, तो तालू का एक शेप आता है और जीभ से उसको खींचता है, उसके मसल्स मस्कुलेचर उसके डेवलप होते हैं। वो बच्चे का मैस्टिकेशन प्रक्रिया है, वो उस समय तक अच्छा है, एक नॉर्मल एज तक के, जैसे 4 साल तक के, 3 साल तक के, वो अच्छा है। लेकिन जब वो 3 साल के बाद करता है तो वो हैबिट जो है वो बैड हैबिट हो जाती है। तो वो बैड हैबिट को करेक्ट करने के लिए हम लोग हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस देते हैं। जो जिससे उसमें एक प्लेट देते हैं, जिस प्लेट के अंदर जो है ऐसे स्पाइक्स निकले होते हैं। जब वो लगाता है तो उसके अंगूठे में गड़ जाता है, या हम उसके ऊपर टेप बांध देते हैं। तो वो टेप को नहीं डालता है, टेप लगा के उसके ऊपर कुछ तीखा मिर्ची उर्ची लगा देते हैं, तो मुंह में डालेगा तो उसको तीखा लगा तो निकाल देगा। वो हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंसेस होता है, वो हम तब देते हैं जब वो एक नॉर्मल एज के बाद भी वही हैबिट, जैसे नखून कट करने की, नेल बाइटिंग की हैबिट होती है किसी को, तो वो सब चीज़ें हैं, तो उसके लिए अवॉइड करते हैं हम लोग। आजकल दांतों में सेंसिटिविटी बहुत बढ़ गई, इसका क्या रीज़न हो सकता है? सेंसिटिविटी का वही है कि इनेमल लॉस हो जाता है। जब हम एसिडिक फूड खाते हैं, ज़्यादा एसिडिक फूड खाते हैं, अल्कोहल लेते हैं, बहुत तेज़ ब्रश रगड़ते हैं, पेस्ट के जगह पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, लाल दंत मंजन, सूर्या मंजन, गूल, ये जो लोग यूज़ करते हैं पाउडर। आप देखिए, एक दो ग्लास का पार्ट पीस लीजिए, उसके ऊपर एक तरफ पाउडर लिखिए, एक तरफ पेस्ट लिखिए, और रोज गिराइए और उसको रोज रगड़िए उंगली से। तो 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि जहां पाउडर रगड़ रहे हैं तो वहां स्क्रैचेस आ गए हैं ग्लास के ऊपर, और जहां पेस्ट रगड़ रहे हैं वहां कुछ नहीं। मतलब कीमती से कीमती पाउडर का इस्तेमाल, मतलब कीमती से कीमती अच्छा पाउडर भी आप करेंगे ना तो वो गलत है। पेस्ट आप सड़े से सड़ा पेस्ट भी करेंगे तो सही है, क्योंकि पेस्ट में उतना एब्रेसिव नहीं है। तो हमको हार्ड ब्रश नहीं यूज़ करना है, ज़्यादा एब्रेसिव वाले पेस्ट नहीं यूज़ करने हैं, और हमको जो है एसिडिक फूड का सेवन ज़्यादा नहीं करना है। दतून का इस्तेमाल नहीं करना है। दतून जो है 1 महीना इस दांत का इस्तेमाल जितना करेंगे उतना हम 1 दिन में दतून की कूची बनाने में दांत का इस्तेमाल कर देते हैं, उससे भी दांत हमारे घिसते हैं बहुत ज़्यादा। तो लोग क्या करते हैं, गाँव वाले, वो दतून बहुत चबाते हैं, बोलते हैं कि हम तो दतून चबा रहे हैं। तो आज दतून से तुम कूची बनाने में दांत का जितना इस्तेमाल कर रहे हो, उतने में तो तुम ब्रश से ब्रश करके हट जाते। तो 1 महीने भी खाओगे तो उतना दांत नहीं घिसेगा जितना तुमने 1 दिन में दतून बनाने में, कूची बनाने में उसका इस्तेमाल किया। तो इसलिए इनेमल ज़्यादा घिस जाता है। लोग डेंटिस्ट के पास नहीं जाते, मतलब उनको लगता है कि हाँ ये तो ऐसे। तो अगर हम डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं फ्रिक्वेंटली, तो क्या हम अपना दांत भी खराब कर रहे हैं और फ्यूचर में अपना बजट भी बढ़ा रहे हैं? हाँ, एकदम सही है। अगर आप डेंटिस्ट का फ्रिक्वेंटली नहीं जा रहे हैं तो छोटी छोटी चीज़ें, जब कैविटीज़ होती हैं, वो जब तक डीप नहीं चली जाएंगी तब तक कि आपको उसकी दिक्कत नहीं महसूस होगी। जब पेन होता है तभी लोग प्रॉब्लम समझते हैं, तभी डेंटिस्ट के पास पहुंचते हैं। तो पेन होने के लिए इनेमल के बाद डेंटिन के बाद पल्प, तब जाएगा, तब पेन होगा।
तो तब जाएंगे, तब लेट हो चुका रहेगा, तब तो निश्चित रूप से कॉस्टिंग भी बढ़ेगी और आपको दिक्कत भी होगा, इन्फेक्शन बढ़ने के भी चांसेस हैं। तो यही है कि आपको जितना जल्दी हो सके डेंटिस्ट के पास जा जाके दिखाते हैं। 1 साल में एक बार जाना चाहिए, एक बार फ्रिक्वेंटली जाने की जरूरत नहीं है। 1 साल में एक बार भी गए तो डेंटिस्ट चेक कर लेगा। आजकल इंट्राओरल स्कैनर आते हैं, स्कैन कर लेगा, आपको भी दिखा देगा। बहुत सारे रेज आते हैं, उससे भी आप देख सकते हैं। एक्सरे करके एक बार में ओपीजी एक्सरे करके देख सकता है, तो जो भी इंसिपिएंट केरीज हैं वो सारे दिख जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट वक्त पे होता है। मसूड़े नीचे चले जा रहे हैं, उसकी वजह से भी पानी लगता है। आपका बजट ज़्यादा ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्रिक्वेंटली डेंटिस्ट क्लिनिक में विजिट करें। ये आपके बजट पे ही है और ये आपके दांतों को भी अच्छा रखेगा। अगर इंडिया में एक डेंटिस्ट बनना है तो ओवरऑल कितना खर्चा आप? देखिए, जो नीट का एग्ज़ाम देता है बच्चा, वो एमबीबीएस सोच के बनना चाहता है कि एमबीबीएस बनना है हमको, लेकिन एलोपैथिक ब्रांच में आता है, आयुष में नहीं आता, जिसमें बीएमएस बीएचएमएस एक अलग फील्ड है। ये एमएमसी के थ्रू इसका सिलेक्शन होता है और नीट के एग्ज़ाम के बाद होता है। और जो खर्चा होता है एमबीबीएस और डेंटल का, गवर्नमेंट का फीस तो सेम है। गवर्नमेंट के फीस में तो कुछ भी नहीं लगता है, मतलब 2-4 हज़ार रुपये में ही हो जाता है। लेकिन जब प्राइवेट की बात करते हैं, प्राइवेट डेंटिस्ट्री की बात करते हैं, तो अलग अलग कॉलेज हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कि मिनिमम खर्चा मान के चलिए कि 8 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक के बीडीएस की फीस लमसम है। इतनी फीस तो है, 8 से 15 लाख के बीच में बीडीएस। फिर उसके बाद एमडीएस करना है। एमडीएस में भी अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस है। तो उसके हिसाब से कौन सा ब्रांच सिलेक्ट कर रहा है, उसकी सीट खाली कि नहीं खाली है, कौन से यूनिवर्सिटी में, कौन से स्टेट में है, कौन से रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के वो भी मान के चलिए कि 15 से 20 लाख रुपए वो भी, मतलब अगर एक बीडीएस एमडीएस करना है तो आपको 30 से 40 लाख रुपए लग जाएगा। 30 से 40 लाख रुपए अगर बजट है तो भाई। और सबसे बड़ी बात है कि 5 और 3 8 साल का समय लगेगा डेंटिस्ट्री पढ़ने में। उसके बाद प्रैक्टिस अलग सर। हाँ, प्रैक्टिस तो अलग है। प्रैक्टिस में भी फिर बहुत सारे सामान लगाने हैं, बहुत सारे मटेरियल लगाना है। एक अच्छा क्लिनिक सेटअप करने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो भी अगर बहुत सिंपल क्लिनिक अगर बना रहा है तो 10 से 12 लाख रुपए लगेगा आज के टाइम में। हाँ, आज के में 10-12 लाख रुपए लगेगा। और अगर अच्छी क्लिनिक बनाना है तो उसका तो कोई लिमिट नहीं, 1 करोड़ रुपए लगेगा कम से कम। अगर कोई स्टूडेंट है लाइक डेंटिस्ट है, अभी जस्ट कॉलेज पास आउट किया है, तो वो कितने साल में पैसा अर्न करने लग सकता है? डेंटिस्ट्री मैंने बताया कि स्पेशलाइजेशन ब्रांच है। अगर वो लड़के ने सीरियसली अपनी पढ़ाई किया है कॉलेज में और सीरियसली प्रैक्टिकल किया, उसने एन्जॉयमेंट को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, पढ़ाई पे और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया है, तो जिस दिन वो क्लिनिक खोलेगा, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग, गवर्नमेंट से हमारा यही है कि गवर्नमेंट जो है, बहुत सारे बच्चे डेंटिस्ट्री में जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट का नौकरी नहीं है, कहीं गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है, कहीं कॉलेजेस में नहीं मिल रहा है, कहीं सरकारी अस्पतालों में डेंटिस्ट नहीं है, बल्कि वहाँ डेंटल हाइजीनिस्ट का सिलेक्शन हो जाता है पर डेंटिस्ट का सिलेक्शन नहीं होता है। जबकि डेंटल हाइजीनिस्ट डेंटिस्ट को सपोर्टिव है, पर वहाँ डेंटल हाइजीनिस्ट से ही काम ले रहे हैं, डेंटिस्ट से काम ही नहीं ले रहे, डेंटिस्ट को पूछ ही नहीं रहा कोई। तो डेंटिस्ट्री में इसलिए लोग नहीं जाना चाहते कि हमको सर्विस का सेफ्टी जो बोलते हैं ना, सेफ्टी ये नहीं है इसमें। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक जब खोलेगा वो पहले दिन से ही उसकी क्लिनिक चलने लगती है। और एक गैजेटेड ऑफिसर जो पैसा कमाता है, वो एक सिंपल डेंटिस्ट जो अपने क्लिनिक में बैठा रहता है दिन भर, अपने क्लिनिक में खाली टाइम देगा तो आराम से वो अपना पैसा अर्न करना शुरू कर देगा पहले दिन से। और अपनी लागत जो है वो 1-2 साल के अंदर निकाल लेगा अपनी क्लिनिक का। मैं तो कभी नहीं मानता, मेरा तो डेंटिस्ट्री से 22 साल से मैंने यही काम किया है और मैंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी डेंटिस्ट्री से। तो मेरा ये मानना है, अपने सारे मेरे जो जूनियर्स हैं, मेरे जो कलीग्स जो अभी आ रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि डेंटिस्ट्री में बस अपने क्लिनिक में बैठिए, लर्निंग कैपेसिटी रखिए, हमेशा सीखते रहिए, कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, उसको इन्वॉल्व करते रहिए अपनी प्रैक्टिस में। निश्चित रूप से आप अच्छा कर ले जाएंगे अपनी ज़िंदगी में। अगर इंडिया का टॉपेस्ट डेंटिस्ट लाइक आप हैं, कि सर ने पूर्वांचल का स्माइल मेंटेन करके रखा है, तो वो है डॉक्टर राजकुमार आर चौबे जी। धन्यवाद। हाँ नहीं सर, वो मैं फील करता हूँ। मैं बता दूं, मेरी बहन का शादी था 2005 में, पापा आए थे, उनको 2 दिन बाद लड़की को दिखाना था और उनका पूरा मुंह स्वेल था। लड़की देखने वाले आए थे, मतलब हमें बिलीव नहीं था, क्योंकि उस टाइम हमारे यहाँ ट्रेंड यही था, दांत दर्द कर रहा है निकाल दो सीधा। लेकिन सर ने वो चेंज किया, लिटरली बोलता हूँ,
सर ने वो चेंज किया। जब हम आए तो हम पहले डेंटिस्ट थे गाजीपुर में। जी सर। वो बीडीएस कोई नहीं था, क्वैकरीज बहुत ज़्यादा थी, क्वैक डॉक्टर थे, एक लोकेशन है वहाँ पे, वहीं पे बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते थे, वो कोई डिग्री होल्डर नहीं था। बीडीएस में पहला आया था, मैंने क्लिनिक डाला और मेरे सामने बहुत दिक्कतें हुई पैसे को लेके कि आप इतना पैसा क्यों ले रहे हैं, फलाने तो कम ही में कर लेते हैं। लोगों को समझाना पड़ता था कि ये ट्रीटमेंट है। लोग हमसे गारंटी भी मांगते थे, हमको उस समय अपने पेशेंट को बनाने के लिए गारंटी देना पड़ता था, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो पेशेंट का विश्वास ही नहीं होगा। जब हम काम कर देते थे और आज भी 22 साल हो गया, पेशेंट अभी भी संतुष्ट है। जो लोग आते हैं बोलते हैं साहब आपने जो इलाज किया था वो तो अभी भी बहुत अच्छा है, चल रहा है। तो अब जाके वो खुशी मिलती है, मतलब तब का बोया हुआ अब काटने को मिलता है। अब काटने को मिलता है। इसलिए तो भाई आप मेहनत करो सच में। आप जैसे आपके जैसा डेंटिस्ट है वो इंडिया टॉपेस्ट, वो महीने का कितना सेव कर सकता है? मैं आपको नहीं, ये जनरल क्वेश्चन है। ये तो अगर मैं बताया आपके थ्रू तो इनकम टैक्स वाले सब आ जाएंगे हमारे पास। सर थोड़ा एप्रॉक्स अगर कुछ बता सको। अप्रॉक्स अगर खर्चा वर्चा निकाल दिया जाए 4 लाख तो मिनिमम वो बचा सकता है। 4 to 5 लाख। हाँ, 4 to 5 लाख तो कमा सकता है, बचा सकता है। हमारे बहुत से नॉन भी डेंटिस्ट हैं जो 20-20 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। हाँ, ऐसे भी डेंटिस्ट हैं। और सिंपल आपको उसमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम क्वालिटी प्रैक्टिस करेंगे कि क्वांटिटी प्रैक्टिस करेंगे। बहुत लोग क्वांटिटी करते हैं, उनके नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है उनके पास, काम छोटे छोटे करते हैं, हल्के हल्के काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, उनके भी पैसे वो कमाते हैं, लेकिन उनकी मेहनत ज़्यादा है। जो क्वालिटी वर्क करते हैं उनके पैसे ज़्यादा हैं लेकिन उनकी मेहनत कम है, लेकिन वो क्वालिटी वर्क देते हैं तो उसका अपना बेनिफिट। जो लड़कियां हैं अगर वो डेंटल सर्जन बनने का सपना सोच रही हैं, क्या आप मानते हैं कि जितना एक मेल डेंटिस्ट परफॉर्मेंस कर सकता है उसके कंपैरिजन में लड़कियां उतना परफॉर्म नहीं कर पाएंगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लड़कियां बहुत अच्छा परफॉर्म करती है डेंटिस्ट्री में, बल्कि ये तो कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री में लड़कियों का ही सबसे, कॉस्मेटिक लड़कियों से ज़्यादा कौन समझ सकता है। Okay. मैं डेंटिस्ट्री में कोई बहुत इमरजेंसी नहीं है, आप घर के घर में अपनी क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, रात बिरात भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लड़कियों के लिए सबसे सेफेस्ट मेडिकल फील्ड है ये डेंटिस्ट्री, तो डेंटिस्ट्री करना चाहिए। इंडिया टुडे का एक सर्वे था, उसमें सर्च बताया उसने कौन से टॉप 10 जॉब्स हैं वर्ल्ड में रैंकिंग में, तो जब उसकी बात होने लगी तो सबसे पहले नंबर पे आया सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कंप्यूटर के सामने एसी में कमरे में बैठ के अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, पहला जॉब। सेकंड नंबर का जॉब डेंटिस्ट था। डेंटिस्ट इंडिया में भले उसका सिनेरियो नहीं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में डेंटिस्ट्री का बहुत रोल है। और लड़कियों के लिए तो ये सबसे अच्छा ब्रांच है, कॉस्मेटिक वर्क है, पेरियोडोंटिक्स है, पीडोडोंटिक्स। अब बच्चों को डील करना है, बच्चों को संभालना, पीडोडोंटिक्स है, पूरा लड़कियों के ऊपर डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव दांत को बचाना है, पूरा लड़कियों पर डिपेंड करता है। अप्रोच बहुत अच्छा है। सर्जरी वाले फील्ड में भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, जहां पे दांत उखाड़ना है या फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट करना है, शायद मैं वही बोलना चाह रहा हूं। वहां थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ताकत के मामले में लड़की तो दुर्गा का रूप है, वो उसको कहाँ कमी, उससे ज्यादा ताकत किसके पास है? ट्रू सर। तो मैं तो नहीं मानता कि वो कहीं कमजोर है। अगर उसको लगेगा लड़की को कि यहाँ मुझे ताकत लगाना, तो वहां ताकत भी लगाएगी, जहाँ प्रेम से करना है प्रेम से करेगी। लड़कियों का डेंटिस्ट्री में बहुत अच्छा फ्यूचर है। अब तक के आपके 22-23 साल के करियर में आपका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस क्या रहा है जो आपको फंसा के रख दिया, यार सॉल्व ही नहीं हो रहा है? ऐसा कुछ है एक्सपीरियंस? मैं तो जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि हर केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हर केस करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा इवेलुएट करता हूँ, उसको स्टडी करता हूँ, अपने बुक्स को रेफ़र करता हूँ, गूगल को रेफ़र करता हूँ, बहुत से चीज़ों को रेफ़र करता हूँ, आर्टिकल्स को रेफ़र करता हूँ, तब जाके मैं किसी भी ट्रीटमेंट करता हूँ। लेकिन अगर मैं एक केस किया था जो ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट, एक सिस्ट का केस था, तो उसमें जॉ का पूरा रैमस पूरा डैमेज हो गया था। तो उसको ओकेसी बोलते हैं, ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट। उसको निकालना और फिर उसकी ड्रेसिंग करना, लगभग वो 3 साल पेशेंट की ड्रेसिंग करता रहा मैं। 3 साल पेशेंट की ड्रेसिंग किया मैंने, उसमें पूरा स्पेस मुंह के अंदर पूरा खाली था, उसमें ड्रेसिंग डालता था, निकालता था, और करते 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 3 साल में वो पेशेंट सही हुई। तो मेरे लाइफ का एक यादगार केस ये रहा है, तो ये अच्छा है, मतलब ओवरऑल वो सक्सेसफुल, वो बहुत अच्छा रहा। सर कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, आई होप आप रेडी हैं। हाँ। सर क्या चारकोल टूथपेस्ट सही में इफेक्टिव होते हैं? एब्रेसिव है इसलिए चमकता है। क्या शुगर से कैविटी बढ़ती है? 100% बढ़ती है। क्या बैड ब्रेथ का इशू घर पे ठीक कर सकते हैं?
हाँ एकदम ठीक कर सकते हैं। आप प्रॉपर क्लीन करिए, माउथ वॉश का यूज़ करिए, ठीक हो जाएगा। सर क्या आप भूतों पे विश्वास करते हैं? ईश्वर पे विश्वास करते हैं तो भूत पे भी विश्वास करते हैं। ओके, सर ने अच्छा खेल गया। क्या सर आपके पास कोई पालतू जानवर हैं? हाँ, मैं डॉग का बहुत डॉग मेरे फेवरेट हैं। तो मेरे पास 4 जोड़ी के कुत्ते, 4 जोड़ी में ओके। पाकिस्तानी बुल्ली, डॉबरमैन और रॉटवीलर। तो ओहो। मैं स्वान का बहुत प्रेमी हूँ। हाँ। कुत्ता मैं रख पाला हुआ हूँ। सर एनिमल लवर भी हैं, आपको भी करना चाहिए। सर क्या आपने कोई टैटू बना रखा है? बहुत सारे, पूरे बॉडी में मेरे टैटू है। यहाँ मंत्र बना हुआ है, यहाँ मंत्र बना हुआ है, ओके। यहाँ हनुमान जी बने हुए हैं, पीठ पे बना हुआ है। टैटू हमने बहुत सारे बनवा रखे हैं। ओके, नाइस नाइस नाइस। सर क्या आपकी कोई बकेट लिस्ट है जो आप अधूरा रह गया हो? नहीं, मैंने सब कुछ पूरा कर लिया है। बस अब मेरी बच्चियां हैं, मैं चाहता हूँ कि उनका भविष्य अच्छा हो जाए। तो उन्हीं के प्रयास में हूँ मैं। बाकी मेरे ईश्वर ने मेरा सब कुछ पूरा किया है। सर आपके लिए सफलता क्या है? सफलता रोज अपने सोचे हुए कार्य को पूरा कर देना ही वो सफलता का मंत्र है। मैं हर एक रोज सुबह उठता हूँ तो मुझे जो आज कार्य करना है वो कार्य मेरा शाम तक अगर पूरा कर लेता हूँ मैं अपनी सोच के हिसाब से, तो मैं उस दिन के लिए सफल हूँ, अगले दिन के लिए तैयार हूँ। फिर आप जब किसी व्यक्ति को मिलते हैं तो सबसे पहले आप क्या नोटिस करते हैं? या उनकी ऊर्जा और उनकी आंखें? नहीं, ऊर्जावान व्यक्ति मिलते हैं। जैसे ही हम हाथ मिलाते हैं तो हमको हाथ मिलाने के तरीके से उसके ऊर्जा का पता चलता है। आंखें तो नहीं नोटिस कर पाते हैं, आजकल गॉगल्स लगाने का ज़माना है, तो आंखें तो नहीं, ऊर्जावान व्यक्ति। सर आपको अब तक का मिला बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक बार मैं गया था एक फंक्शन में, वहाँ मुझे बोला कि आपके साथ फ़ोटो खिंचाना मतलब एक सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो खिंचाना है। बात सही। तो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला था, एक लेडी डॉक्टर थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं छोटे शहर में प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बावजूद भी वो मुझे इतना रिगार्ड दिया उस डॉक्टर ने, तो वो अच्छा कॉम्प्लीमेंट रहा है। ओके। सर क्या आपको कभी सेल्फ डाउट हुआ है? हाँ, डाउट होता है कभी कभी मुझे कि मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, पर ईश्वर पे बिलीव करता हूँ तो हो जाता है धीरे धीरे। डाउट तो ह्यूमन नेचर है, होना ही चाहिए। सर कॉफ़ी या चाय? कॉफ़ी। सुबह जल्दी उठना या रात को जागने वाला? नहीं, सुबह जल्दी उठना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, हेल्दी मेक्स हेल्दी वेल्दी वाइज। मेरा बचपन का ही है। मेरे पिताजी मुझे सुबह जगाते थे और मेरी आदत है, मैं रात को अगर 12 बजे भी सोऊंगा, कभी पार्टीज या कॉन्फ्रेंस में गया तो, वैसे जाता नहीं, मैं 10 बजे सो जाता हूँ। 12 बजे भी गया तो मैं 5 बजे उठता हूँ सुबह। एक चीज़ जिसके बिना आप नहीं रह सकते? म्यूज़िक। ओह, म्यूजिक से याद है, मैंने आपको प्रोफाइल चेक किया, आप काफ़ी भोजपुरी लवर हैं। मैं लोकल गाने सुनता हूँ। जब मैं महाराष्ट्र में पढ़ाई करता था, महाराष्ट्र में मेरी एजुकेशन हुई है क्लास 1 से लेकर मेडिकल तक के, तो मैं मराठी गाने भी सुनता था। मुझे लोकल गाने, फोक सॉन्ग्स बहुत पसंद है। तो अब जब यूपी में आया तो मुझे भोजपुरी गानों का बहुत पसंद है। और देखिए, मैंने भोजपुरी एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर सबसे दोस्ती बना रखी है। वैसे मैं मराठी में जब था, महाराष्ट्र में था, वहाँ भी करता था। तो मुझे भोजपुरी, चूंकि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, तो मैं भोजपुरी गाना सुनना चाहता हूँ। लोग बोलते बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है भोजपुरी में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कौन सा गाना कहाँ सुनते हैं, पब में सुनना है तो उसके लिए दूसरे गाने, लेकिन आप परिवार में सुन रहे हो उसके लिए दूसरे गाने हैं। हम कहीं सीरियल्स में देखते हैं या कहीं फिल्मों में देखते हैं तो जो भोजपुरी बोलने वाले होते हैं किरदार, उनको हमेशा पानी पूरी बेचते या कुछ काम करते या लेबर स्तर पे ही दिखाया जाता है। आप इसको कितना वर्थ मानते हैं? जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी किरदार जिन्होंने भोजपुरी का निभाया है कैरेक्टर, चाहे अमिताभ बच्चन हो, राजेश खन्ना हो, गोविंदा हो, जो भी जिन्होंने भी भोजपुरी का कैरेक्टर निभाया है, वो सारे हिट कैरेक्टर हैं। वो सारे हिट कैरेक्टर, उन्होंने कमाई भोजपुरी से की है, लेकिन भोजपुरी को कभी भी आगे आने नहीं दिया। मतलब अंडर एस्टिमेट किया ये जानबूझ के अंडर एस्टिमेट करते हैं, मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। पुरभैया बोलते हैं महाराष्ट्र में। अभी आजकल तो बहुत ज़्यादा दंगा भी हो रहा महाराष्ट्र में, तो वो भी एक दिक्कत है। पूरा मेहनती लोग, यूपी बिहार के लोग मेहनती हैं, वहाँ जाके मेहनत करते हैं, वो फालतू चीज़ में पड़ते नहीं हैं, अपना काम करते हैं। वो लोग हमारे यहाँ आते हैं तो हम लोग उनको रिगार्ड भी देते हैं, लेकिन वो भोजपुरी को कभी भी उन लोगों ने महत्व नहीं दिया। ये हमको सबसे ज़्यादा ग्लानि होती है। नहीं तो मैं महाराष्ट्र छोड़ के यूपी नहीं आया होता। अगर मुझे भोजपुरी को वो लोग एक्सेप्ट करते, भोजपुरी वाले लोगों को एक्सेप्ट करते, तो मैं महाराष्ट्र छोड़ के यूपी नहीं आया होता। मैं यूपी इसीलिए आया कि मैं तभी भाप गया था कि वो लोग लाइक नहीं करते हैं इसको, तो भोजपुरी को अंडर एस्टिमेट किया इन लोगों ने। जबकि कमाते हो सब है, कॉमेडी का रूप दे के खाली बताते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सांस्कृतिक चीज़ों में भोजपुरी बहुत आगे है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आपकी एक्टर्स, पसंदीदा एक्टर्स कौन थे? अक्षरा सिंह। ओके। और एक्टर तो बहुत सारे हैं, उसमें निरहुआ है, दिनेश लाल यादव। ओके। और रवि किशन। ओके। और भोजपुरी सिंगर अगर देखा जाए? हमारे मित्र हैं गोपाल राय। हाँ, वो बहुत सांस्कृतिक, बहुत
शुद्ध गाना गाते हैं। गाना तो पवन सिंह का भी गाना बहुत सारे हिट हैं, वर्ल्ड वाइड हैं, तो पवन सिंह भी हैं, लेकिन अगर बढ़िया गाना सुनने का मन करता हमको पारिवारिक इसमें, तो हम गोपाल राय जी का गाना सुनते हैं। सर, आप इतने बिजी शेड्यूल से होके फ्रस्ट्रेशन के बाद आप अपने माइंडसेट को कूल रखने के लिए क्या करते हैं? देखिए, हमने अपनी लाइफ को 3-8 में डिवाइड कर रखा है। 24 घंटों को हम 8-8 घंटे में बांट रखे हैं। ओके। हमारा 8 घंटे का ही प्रैक्टिस होता है। भले उसके बाद कोई भी पेशेंट आ जाए, इमरजेंसी नहीं है तो हम उसको डील नहीं करते, भैया अगले दिन आइए 8 घंटे के पीरियड में। 8 घंटा उसमें, 8 घंटा फैमिली में, 8 घंटा पढ़ाई, म्यूजिक, जिम, ये सब करने में, अपने कुत्तों के साथ समय देने में, इसमें मैं देता हूँ, तो माइंड फ्रेश हो जाता है। सर, पैसा कितना जरूरी है लाइफ में? पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसे के बगैर आप अपना कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। पैसा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। पैसा है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहता है और आप कुछ भी नया करना और मौज मस्ती भी करने का इच्छा जता सकते हैं। तो पैसा बहुत ज़रूरी है। सर, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं? हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हाँ एकदम बिलीव करते हैं। वो तो बहुत अच्छी चीज़ है। सर, ऐसी कोई 3 बुक्स जो आप यूथ को बताएं जो कि जरूर पढ़ना चाहिए और उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं, अगर रिकमेंड करें तो? एक तो शिव खेरा की बुक है कि जीत आपकी। ओके। मतलब जीतने वाला व्यक्ति कोई अलग काम नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से करता है। तो शिव खेड़ा की एक बुक है, वो पढ़ना चाहिए। दूसरा, गीता जरूर पढ़ना चाहिए। हर एक इंसान को गीता का पाठ होना ही चाहिए। आज के सिनेरियो में गीता अगर पढ़ लेंगे तो आपको दुख की अनुभूति नहीं होगी। तीसरा, चाणक्य नीति। चाणक्य नीति भी पढ़ना चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर पढ़ते हैं तो आप अपने लाइफ में सफल रहेंगे। सर, आपको अगर मौका मिले आपकी पीछे लाइफ में अगर कोई ऐसी चीज़ जो आप एडिट कर सको, उसको चेंज कर सको, कौन सी होगी? मेरे ज़िंदगी में अगर मुझे कुछ करेक्ट करना है तो मेरे ज़िंदगी में लड़कियां बहुत आई हैं। मैं उनको करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं पढ़ने में तेज़ था, स्मार्ट था, बोलते हैं ना टॉल डार्क हैंडसम। वो अभी आज 46 साल की उम्र में भी मैं वैसा हूँ। मैं पहले भी वैसा ही था। यस सर, देख के तो लड़कियाँ बहुत आई हैं जो कहीं ना कहीं से मुझे रोकी हैं मेरे लाइफ में आगे जाने के लिए। तो अगर आप इसमें आते हैं तो एक आध लड़की रहे तब तो ठीक है, लेकिन जब बहुत सारी आएंगी तो आपकी सफलता कहीं ना कहीं अटैक। मैं उसको करेक्ट करना चाहूँगा कि मुझे एक ही लड़की रहना चाहिए, न तो न रहे। हाँ, सर, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल लोगों का ब्रेकअप्स हो जाते हैं कॉलेज टाइम में, और फिर वो देवदास हो जाते हैं, फिर वो पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जो वो करने गए थे, माँ बाप का सपना था, वो पूरा चेंज हो जाता है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ब्रेकअप से बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर बोलते हैं ना, जोड़ी ऊपर वाला बनाता है। तो आपके किस्मत में जो है वो आपका वेट कर रही है। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं मिला तो मेरा लाइफ स्पॉइल हो रहा है या मैं गलत जा रही हूँ। हो सकता है उससे अच्छा आपको मिलना हो, और निश्चित रूप से अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ईश्वर सबके जो करता है वो अच्छा ही करता है। ब्रेकअप से बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा होगा आपके साथ। सर, 20 साल के पहले जो आया था एक बंदा जो कॉलेज पास आउट, डॉक्टर राजकुमार आर चौबे जी, और आज 22 साल के डॉक्टर राजकुमार आर चौबे में क्या डिफरेंस है? नहीं, डिफरेंस तो कुछ नहीं, बस मैच्योरिटी आ गई है। मतलब आप कम बोलना है, और यही है कि कम बोलना है। लेकिन ये करेक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे एक टीचर थे, वो बागड़े सर थे, हमको पढ़ाते थे एनाटॉमी। वो FRCS थे, लंदन रिटर्न थे। तो वो कहते थे कि राजकुमार, जब आपको बोलना आता है ना तो आप अपना सड़ा माल भी बेच सकते हैं, और अगर बोलना नहीं आएगा तो आप अपनी जवानी धरी की धरी रह जाएगी, आप वो भी नहीं बेच पाएंगे। तो बोलना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिनेरियो और यहाँ का जो कंसेप्ट है, लाइफस्टाइल है, उसमें मैंने बोलना थोड़ा सा कम कर दिया है, बस यही अंतर आया। बाकी मेरा काम का एफर्ट तो 22 साल पहले भी जो था वो आज भी उसी रफ्तार में और उसी जोश के साथ मैं काम करता हूँ अपना। सर, अगर आप शॉर्ट एंड क्रिस्प में बताना चाहें, आपका डेली रूटीन क्या है? डेली रूटीन है, सुबह 5 बजे उठना है, गुनगुना पानी पी के, कुछ ड्राई फ्रूट्स मुंह में डाल के मैं जिम में चला जाता हूँ। 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ, अपने पेट्स को नहलाना और ये सब करना, फिर नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने बाद नहाने जाता हूँ, ब्रश व्रश करके पूजा पाठ करता हूँ मैं। फिर क्लिनिक में आता हूँ 9 बजे से, 9 से 6 क्लिनिक में काम करता हूँ। 6 बजे के बाद मैं अपने बच्चों के साथ समय देता हूँ, फैमिली में समय देता हूँ, दोस्तों को भी कभी कभी समय दे देता हूँ पार्टीज वोटीज़ में, और 10 बजे मैं सो जाता हूँ। सर, क्या आप मानते हैं कि अगर आदमी स्पिरिचुअल हो तो आप वो अपनी लाइफ में बेहतर डिसीजन ले सकता है? एकदम, स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमी को स्पिरिचुअल होना ही चाहिए, और डिसीजन मेकिंग हो जाता है आदमी।
तो स्पिरिचुअलिटी मायने रखती है लाइफ में। सर अभी पॉडकास्ट के एंड में अगर मैं पूछना चाहूँ कि जो आपका अब तक का 22 साल का एक्सपीरियंस रहा, अगर आप यूथ को वो शॉर्ट एंड क्रिस्प में 3 कोई ऐसी एडवाइस दो जिससे वो अपनी लाइफ चेंज कर सकें, तो वो क्या होंगे? बैड हैबिट को नहीं अपने पास आना देना चाहिए, बैड हैबिट को बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। दूसरा जो है हेल्दी डाइट, जिम ज्वाइन करिए, हेल्दी डाइट लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरा पढ़ाई में मन लगाइए, कुछ क्रिएटिविटी सीखिए, मतलब नॉन क्लिनिकल स्किल सीखिए। क्लिनिकल स्किल जो है आपको कभी भी काम करेगी। आप पढ़ लेंगे, एजुकेशन हो गया आपके पास, लेकिन अगर स्किल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। एजुकेशन से आप नौकरी कर सकते हैं, लेकिन स्किल रहेगी तो आप अपने यहाँ नौकर रख सकते हैं। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए, जैसे मोदी जी का भी हमारे इसमें चल रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो स्किल सीखिए, चाहे गाने का, नाचने का, खेलने का, कुछ कंप्यूटर रिपेयरिंग का, बहुत फिजियोथेरेपी है, बहुत सारे स्किल्स हैं, स्किल्स सीखना जरूरी। तो गाइस, आपको सर का कौन सा बात अच्छा लगा? अगर आप मेरी जगह होते तो सर से क्या पूछते, या अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, सर का डिटेल है पूरा क्लिनिक का, आप वहाँ पे डायरेक्ट इनकी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं राइट सर? एकदम एकदम हाँ, एकदम। आप वहाँ से कर सकते हैं और सर का विजिट कर सकते हैं आप क्लिनिक। और अगर कुछ अगर आप दूर से हैं तो वो कमेंट में लिखिए, हम सर के पास वो चीज़ सेंड करेंगे। अगर होगा आपके डिमांड पे तो सर के साथ फिर से बैठा जाएगा। कुछ डाउट है तो प्लीज़ बताइए और पॉडकास्ट को शेयर कीजिएगा। तो सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। धन्यवाद। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो है अपना कीमती वक्त निकाला, जो आप यहाँ आए। मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है हमारा, जैसा कि बताया आपने, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी है। आप ऑनलाइन पे मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरा बनारस में और गाजीपुर में भी क्लिनिक है। मैं कंसल्टेंसी भी करते रहता हूँ, कहीं कहीं जाके भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो अगर कोई डेंटिस्ट मित्र हैं जो अपने को अपने क्लिनिक में हमको बुलाना चाहे तो वहाँ भी हम आके उनका वर्क कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे सर थैंक यू सो मच आपके इसके लिए।